अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक इन्फिनिट लाइन है, और जैसे कि मैं आपको शो करूं, ये है इन्फिनिट लाइन, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इन्फिनिट लाइन है, हर तरफ एक्सटेंड करिए, इस तरफ भी इस तरफ भी। तो हमें बताया कि पूछा गया है कि अगर मेरे पास पॉइंट है, ये पॉइंट है P, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लाइन से रेडियली आउटवर्ड है हर पॉइंट पे, आप अगर इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू से एग्जैक्टली आपको मिलेगा ये ये टॉप व्यू से आपको नजर आएगी इस तरह से कि एक लाइन से रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मूव हो रही है। तो इस केस में जो हमें चीज सूट करेगी वो करेगी सिलेंड्रिकल गाइडेंस सरफेस। तो हमने सिलेंड्रिकल गाइडेंस फील्ड ले लिया। तो इसमें प्रॉपर्टीज देख लें कि कुछ पॉइंट्स पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ पोर्शन पे गाइडेंस फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एरिया, और कुछ पोर्शन पे आपको मिलेगी पैरेलल टू वेक्टर एरिया। तो वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये लेंथ है हमारे पास गाइडेंस फेयर की, स्मॉल एल है, और इसका रेडियस है स्मॉल आर, और इसके सेंटर में वो आपके पास लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो हमने क्या करना है, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज स्फीयर देखना है और चार्ज इन क्लोज बाय दैट स्फीयर देखना। तो ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, फ्लक्स थ्रू दैट स्फीयर और चार्ज इन क्लोज बाय दैट स्फीयर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसके हैं हमारे पास बेसिकली तीन पोर्शन इस गॉस स्फीयर के। एक ये पोर्शन है ऊपर वाला टॉप, इसे कैप कह लें। एक नीचे वाला पोर्शन है, इसे कह लें बॉटम कैप। और एक ये कर्व स्फीयर है। ठीक है, तो हमने तीनों को एनालाइज करना है। तो आप अगर इसको देखें टॉप पे, तो टॉप पे आपके पास वेक्टर एरिया अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, दोनों के दरमियान में एंगल आपके पास साफ नजर आ रहा है 90 है। अब अगर आप डाउन कैप देखें तो डाउन कैप के करीब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, और जो वेक्टर एरिया होगा आपके पास वो है डाउनवर्ड। तो इधर भी एंगल आपके पास 90 है। तो दो जगहों से आपके पास जब एंगल 90 होगा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और आपको दो अपर कैप से और लोअर कैप से कोई फ्लक्स आपको यहाँ से नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं इस कर्व स्फीयर की। तो कर्व स्फीयर पे आप जहां भी वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर टू द स्फीयर होगा। आप कहीं भी वेक्टर एरिया ड्रॉ करो वो परपेंडिकुलर टू द स्फीयर नजर आएगा आपको। जैसे ये ड्रॉ हुआ है, ये परपेंडिकुलर टू द अवे फ्रॉम द स्फीयर है, इसकी डायरेक्शन भी रेडियल होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे मैंने बताया उसकी डायरेक्शन भी रेडियल है। हर कर्व स्फीयर पे हर पॉइंट पे इधर भी रेडियल है, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी रेडियल होगी। तो जहां जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे उस पॉइंट पे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो कर्व स्फीयर पे हमें क्या मिला, कर्व स्फीयर पे हमें मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द वेक्टर एरिया। तो अब हम अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज स्फीयर स्फीयर इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो आप हमने गॉसेस लॉ क्यों, ये गॉस स्फीयर क्यों यूज़ किया, मैंने वैसे तो आपको बताया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं। तो आप खुद इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बॉक्स ले लेता गॉस स्फीयर या फिर स्फीयर ले लेता तो कैलकुलेशन कैसे मुश्किल बन जाती, क्योंकि हर पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होती है अगर आप स्फीयर ले लेते। और अगर आप चलिए देख लेते हैं इसको, मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरह से हमने अगर गॉस स्फीयर ले लेते तो हमें क्या क्या मुश्किलात होती। लेट्स से ये अभी हमारे पास लाइन चार्ज है और मैं गॉस स्फीयर ले रहा हूँ, ये मेरे पास है गॉस स्फीयर। तो ये है गॉस स्फीयर जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज ये है। तो आप यहाँ पे देखें साफ आपको नजर आ रहा है कि हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है गॉस स्फीयर के सेंटर से यहाँ से, यानी कि ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो हर पॉइंट पे जहां भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसका डिस्टेंस अलग है, तो हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। आप यहाँ पे से भी देख लें, यहाँ पे भी अलग है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, और प्लस वेक्टर एरिया की डायरेक्शन भी अलग है। ये देखें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
जिस पॉइंट पे जो मैंने ड्रॉ किया है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है लाइन से अवे, ये है। लेकिन वेक्टर एरिया अगर मैं ड्रॉ करूं तो वेक्टर एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे तो वेक्टर एरिया ये होगा, रेडियल डायरेक्शन है उसकी स्फीयर के, इसका वेक्टर एरिया होगा ये, इसका वेक्टर एरिया होगा ये, इसका वेक्टर एरिया होगा ये, इसका वेक्टर एरिया होगा। तो हर पॉइंट पे अगर आप लाइन चार्ज के लिए गलती से गॉसियन स्फीयर स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ही मुश्किल होगी। हर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हर पॉइंट का आपको डॉट प्रोडक्ट भी अलग से एवेल्युएट करना पड़ेगा, जो कि हमें परेशानी ये सिलेंड्रिकल स्फीयर कैलकुलेट करने में नहीं हुई। तो इस वजह से हमने ये सिलेंड्रिकल गॉसियन स्फीयर लिया। तो जैसे मैंने बताया हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम है, डॉट प्रोडक्ट दोनों पैरेलल हैं, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ई डी ए बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ओवर द कर्व स्फीयर है आपके पास होल, ये कर्व स्फीयर है, इंटीग्रेशन ले रहे हैं ऊपर और नीचे से, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन जीरो है। तो ये एरिया सिर्फ मैंने ना कर्व स्फीयर का, तो कर्व स्फीयर का एरिया मैंने लिया है ए, उसको हम देखते हैं क्या है। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है कैपिटल ए ई, और क्लोज फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू enclosed by that sphere divided by epsilon नॉट। तो ये जैसे मैंने बताया एरिया ऑफ अ कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई आर एल। तो कर्व स्फीयर का आप देख सकते हैं ये जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। ये एरिया पुट कर दिया। और क्यू इनक्लोज बेसिकली क्या है, लाइन चार्ज के केस में हम पढ़ चुके हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होता है लाइन चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय लेंथ। तो क्यू इनक्लोज आएगा जो इस स्फीयर के अंदर है, वो क्यू इनक्लोज हो गया, और वो क्या उसको डिवाइड करोगे आप ये स्मॉल लेंथ से। तो अगर आप इसको इस तरफ ले जाएं, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यू इनक्लोज की जगह पे आ जाएगी ये वैल्यू। तो लेंथ लेंथ से कैंसिल आउट हो जाएगी और बाकी 2 पाई आर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास अब फार्मूला है जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज, ये रहा फार्मूला। तो अब आपके पास कोई भी लाइन चार्ज आता है या आपको लगता है कि ये बिल्कुल वही ये लाइन चार्ज जो सिमेट्री है वही है, जैसे कि एक सिलेंडर भी हो सकता है इस पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कैलकुलेट करें तो सिलेंडर भी आपको बिल्कुल ऐसे लेगा जैसे उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में भी आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर के लिए जो फार्मूला यूज़ कर सकते थे इनसाइड आउटसाइड वो पहले हम देख चुके हैं, और लाइन चार्ज के लिए कौन सा यूज़ कर सकते हैं आप, ये भी हमने भी कैलकुलेट कर लिया।